स्वागत है आपका अपना सपना जेआरएफ पर, जहां हम तैयारी करते हैं फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं PYQ प्रैक्टिस फॉर सेल बायोलॉजी। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो पेपर हमारा जून 2023 में हुआ था और उसमें भी जो शिफ्ट नंबर 2 है यानी इवनिंग में जो पेपर हुआ है उसमें सेल बायोलॉजी के क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पेपर के अंदर जो हम करने वाले हैं वो जून 2023 शिफ्ट 2 में सेल बायो के क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। उसमें भी पार्ट बी है एंड पार्ट सी है। पार्ट बी के अंदर आए हैं 4 क्वेश्चन और पार्ट सी के अंदर आए हैं 6 क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में हम इन 4 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इन 6 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज बारी है पार्ट बी के क्वेश्चन की। देखते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो देखिए आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, आईडी है 25 और क्वेश्चन में दिया है इन लैक ऑपेरोन अ नॉनसेंस म्यूटेशन इन द जीन इनकोडिंग बीटा गैलेक्टोसाइडेज was found to interfere with the expression of the downstream permease and trans-acetylase gene. Which one of the following may explain this observation most appropriately? इसमें कहा है कि जो लैक ऑपेरोन होता है, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि लैक ऑपेरोन में 3 एंजाइम या फिर 3 प्रोटीन के लिए जीन एक साथ में होते हैं। तो यहाँ उनका प्रोमोटर होता है, यहाँ ऑपरेटर होता है। स्ट्रक्चरल जीन में यहाँ लैक जेड होता है, लैक वाई होता है और लैक ए होता है। लैक जेड बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक वाई बनाता है परमिएज और लैक ए बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। और ये लैक ऑपेरोन होता है। तो जैसे ही यहाँ आरएनए पॉलीमरेज आता है तो एक ही आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ के सबसे पहले बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, मतलब कि इसके लिए एमआरएनए बनाता है। फिर ये सेम पॉलीमरेज आगे बढ़कर जो जीन वाई का एमआरएनए बनाता है और आगे बढ़कर ये जीन ए का एमआरएनए बनाता है, फिर जिनसे पर्टिकुलर एंजाइम्स बनते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ जो लैक जेड है इसमें कोई नॉनसेंस म्यूटेशन हो गया है। नॉनसेंस म्यूटेशन का मतलब है स्टॉप कोडोन का आ जाना। जहां पर स्टॉप कोडोन आ जाते हैं वहीं पर जो ट्रांसलेशन है वो रुक जाती है। तो लैक जेड में एक नॉनसेंस म्यूटेशन हो गया है जिस वजह से इसका जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है वो रुक गया है। लेकिन इसका तो रुका ही है, साथ साथ इसके बाद वाले जो बाद वाले होते हैं उनको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। तो उनके डाउन स्ट्रीम में जो जीन वाई है, जीन ए है, उनका ट्रांसक्रिप्शन, उनका ट्रांसलेशन भी रुक गया है ड्यू टू दिस नॉनसेंस म्यूटेशन। तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा है। तो देखिए अगर एक जीन में म्यूटेशन की वजह से बाकी जीन का भी जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है वो रुक जाता है, इस फिनोमेना को बोलते हैं पोलर इफेक्ट। ठीक है, तो यहां पर दिया हुआ है जो फर्स्ट ऑप्शन है पोलर इफेक्ट ऑफ द म्यूटेशन। अगर एक म्यूटेशन की वजह से ओपेरोन में एक म्यूटेशन की वजह से बाकी जीन का ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन रुक जाता है, इस फिनोमेना को बोलते हैं पोलर इफेक्ट ऑफ द म्यूटेशन। जैसे यहां इस डायग्राम की हेल्प से भी आप देख सकते हैं। पोलर म्यूटेशन इफेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ डाउनस्ट्रीम जीन्स of or operons and can also affect the expression of the gene in which it occur। जिसमें ये म्यूटेशन हुआ है उसका तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन रुक ही जाता है, उससे आगे वाले जो जीन हैं उनका भी रुक जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये एमआरएनए है, एमआरएनए में हो गया है यहाँ पर नॉनसेंस म्यूटेशन और ये वाला कौन सा एमआरएनए है जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है। तो यहाँ अगर नॉनसेंस म्यूटेशन हुआ है तो ना ही तो ये बनेगा, इसके बाद ना ही ये बनेगा और ना ही ये बनेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पोलर इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आईडी है 26। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा मेमोरी बेस वाला क्वेश्चन है। पूछा है इन सेल मेम्ब्रेन्स द लिपिड मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड एज अ कॉन्टिन्यूअस डबल लेयर विद एन अप्रोक्सीमेट थिकनेस ऑफ। हमारे पास जो सेल है उनमें जो मेम्ब्रेन होती है वो बाई लेयर होती है, लिपिड बाई लेयर होती है। देखो डबल मेम्ब्रेन में और बाई लेयर में डिफरेंस होता है। डबल मेम्ब्रेन का मतलब तो कुछ ऐसे है कि यहाँ
इस तरीके से बनती है एक मेम्ब्रेन। ये एक मेम्ब्रेन है, जैसे मैं अगर ये दिखाती हूँ कि एक मेम्ब्रेन है तो ये कुछ ऐसी बनी हुई है। और अगर बात करूं मैं दो मेम्ब्रेन की तो यहीं पर सेम फिर से ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से। तो अब ये हो गया है डबल लेयर, इसे तो आप कहते हैं डबल लेयर। और इसमें जो दो लेयर आई है उसको बोलते हैं बाई लेयर। तो हमारे सेल में जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाई लेयर होती है, यानी लिपिड की बनी होती है और बाई लेयर होती है, इस तरीके से ऐसे होता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि यहां पर ये जो थिकनेस है ये कितनी होगी, ये थिकनेस कितनी होगी, तो ये होती है 5 नैनोमीटर, ये होती है 5 नैनोमीटर। तो इसका डायरेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आईडी है हमारे क्वेश्चन की 27 और क्वेश्चन में दिया है बैक्टीरियल कल्चर इनिशिएट फ्रॉम अ सिंगल बैक्टीरियल सेल with a DNA repair deficient system is inoculated into several individual test tube and allowed to grow in parallel. Wild type cells are also inoculated in a similar manner and grown simultaneously. After several generations, individual cultures are tested for resistance to antibiotics. Which one of the following statement describe the most likely outcome? क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहले तो यही समझना हमारे लिए बड़ा टास्क है। क्वेश्चन में पूछा है कि हमने दो टेस्ट ट्यूब ली, हालांकि इसमें बहुत सारे ली हैं लेकिन हम समझने के लिए दो ले लेते हैं क्योंकि इसमें बैक्टीरिया के टाइप दो लिए गए हैं। तो दो टेस्ट ट्यूब ली गई हैं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर रखे हैं बैक्टीरिया और दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर भी सेम टाइप के बैक्टीरिया रखे हैं, लेकिन डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, जो हमारी ए वाली टेस्ट ट्यूब है उसमें जो बैक्टीरिया रखे हैं उनके अंदर रिपेयर मैकेनिज्म एब्सेंट है, उनके अंदर जो रिपेयर का मैकेनिज्म है वो एब्सेंट है। जबकि ये सेल जो है ये वाइल्ड टाइप है। वाइल्ड टाइप का मतलब होता है इनमें कोई भी म्यूटेशन नहीं है, मतलब इनमें रिपेयर मैकेनिज्म प्रेजेंट है। लिख देते हैं यहाँ रिपेयर मैकेनिज्म प्रेजेंट है। रिपेयर मैकेनिज्म कहाँ काम आता है, इस बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए है उस डीएनए में अगर कुछ भी चेंज आता है, कोई भी म्यूटेशन होता है तो ये रिपेयर मैकेनिज्म उस म्यूटेशन को फिर से चेंज कर देता है। यानी कहने का मतलब है कि ये रिपेयर मैकेनिज्म कुछ भी नया चेंज नहीं होने देता है। इस रिपेयर मैकेनिज्म की वजह से डीएनए में कोई नया चेंज नहीं हो पाता है। अब चेंज अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन ये चेंज होने ही नहीं देता है। जैसे ही थोड़ा सा म्यूटेशन हुआ ये तुरंत उसको ठीक कर देता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो बैक्टीरिया है उनमें रिपेयर मैकेनिज्म प्रेजेंट नहीं है, यहाँ म्यूटेशन होगा। अगर म्यूटेशन अच्छा हुआ है, मतलब एडवांटेज वाला म्यूटेशन हुआ है, तो वो उसके लिए फायदेमंद होगा, वो सर्वाइव करेगा और आगे उसको होल्ड करेगा। और अगर कोई ऐसा म्यूटेशन हुआ है जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है तो उसकी डेथ हो जाएगी। बट कहने की बात यह है कि यहाँ इस टेस्ट ट्यूब में जो बैक्टीरिया है वहां पर म्यूटेशन होगा क्योंकि उसके पास रिपेयर मैकेनिज्म प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें दिया है। आगे ये भी बताया है कि इन दोनों टेस्ट ट्यूब में जो बैक्टीरिया है उनको कई जनरेशन तक ग्रो करने का मौका दिया गया और उसके बाद फिर चेक किया गया इन दोनों बैक्टीरिया को, जो दोनों कल्चर में जो बैक्टीरिया है उनको चेक किया गया है कि किसके पास एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस हुआ है। एंटीबायोटिक क्या होती हैं, ऐसे केमिकल जो बैक्टीरिया की डेथ करवा देते हैं। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब है कि कोई ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास कुछ ऐसा है जो उस एंटीबायोटिक्स को उसे मारने नहीं देता है। ठीक है, मतलब कोई भी एंटीबायोटिक है जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, लेकिन अगर बैक्टीरिया रेजिस्टेंस है उस एंटीबायोटिक से तो उस एंटीबायोटिक से उस बैक्टीरिया की डेथ नहीं होगी। तो स्टार्टिंग में दोनों ही बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस नहीं था और इनकी कंडीशन ऐसी थी, उनको कई जनरेशन तक सर्वाइव करने का मौका दिया गया, मतलब उनको ग्रो करने का मौका दिया गया। उसके बाद चेक किया कि कौन से बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है।
ठीक है, ये तो अब तक हमारा बस क्वेश्चन था जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमसे पूछा है इन चारों में से क्या होने की प्रोबेबिलिटी है। मैं आपको बता देती हूं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। हालांकि थोड़ा बहुत मैंने आपको बता भी दिया है। ए टेस्ट ट्यूब में जो बैक्टीरिया है और बी टेस्ट ट्यूब में जो बैक्टीरिया है, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? ए वाला जो है ये थोड़ा डेयरिंग है, मतलब ये चेंज अपने अंदर होने देता है, क्योंकि इसके पास रिपेयर मैकेनिज्म तो है नहीं, तो उसमें लगातार म्यूटेशन होता रहेगा। म्यूटेशन अच्छा है तो बैक्टीरिया आगे बढ़ जाएगा, नहीं है तो उसकी वहीं डेथ हो जाएगी। ठीक है, जो बैक्टीरिया नया बना है उसमें फिर से म्यूटेशन होगा, अगर वो म्यूटेशन अच्छा हुआ है तो वो आगे बढ़ जाएगा उस म्यूटेशन को लेकर के, और जिसमें ऐसा म्यूटेशन हुआ है कि उसकी डेथ करवा दी है तो उसकी डेथ हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर चांस है कि कोई नया कैरेक्टर बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। अगर हमारे अंदर म्यूटेशन होगा, चेंज होगा, तभी तो कोई नई चीजें हम डेवलप करेंगे। अगर चेंज ही हम नहीं होने देते हैं तो कोई भी नई चीज हमारे अंदर नहीं आ पाएगी। ऐसा ही हुआ है जो बी वाला बैक्टीरिया है उसके अंदर, उसके पास रिपेयर मैकेनिज्म है, थोड़ा सा चेंज आते ही वो तुरंत ठीक कर देता है। हो सकता है वो चेंज अच्छा हो, लेकिन इसने तो रखा ही नहीं, उसने तो फिर से उसको ठीक कर दिया है। हो सकता है वो चेंज बुरा हो, लेकिन उसने फिर भी उसको नहीं रखा, उसने इसको ठीक कर दिया है। तो चांस यहाँ पर कम है कि यहाँ कोई नया कैरेक्टर डेवलप हो जाए, क्योंकि इसमें म्यूटेशन नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ चांस हाई है कि कोई नया कैरेक्टर डेवलप हो सकता है, आइदर वो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर म्यूटेशन लगातार हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कम चांस है एक नए कैरेक्टर के आने के, और यहाँ पर ज्यादा चांस है एक नए कैरेक्टर के आने की। और ये जो कैरेक्टर है जिसमें हम बात कर रहे हैं वो है एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आई होप यहां तक बातें समझ आ गई हैं। तो अभी मैं आपको ले चलती हूं उसके सीधे आंसर पर, बाकी भी हम रीड करेंगे, लेकिन जो इसका आंसर है वो मैं आपको बता देती हूं। एक बार थर्ड को रीड कीजिए। थर्ड में लिखा है द डीएनए रिपेयर डेफिशिएंट सेल्स, ऐसे सेल जिनमें डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म नहीं है, may produce more antibiotic resistant cells, but wild type cells will also produce some antibiotic resistance population। बिल्कुल सही बात इस क्वेश्चन, इस ऑप्शन में हमें लग रही है। कहा है जिनके पास डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म नहीं है वहां पर ज्यादा चांस है कि हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट सेल्स मिलेंगे, क्योंकि उसने अपने अंदर म्यूटेशन होने दिया है। लेकिन जो वाइल्ड टाइप वाले सेल हैं जिनमें रिपेयर मैकेनिज्म प्रेजेंट था, उनमें बहुत ही कम चांस है कि वहां हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का पॉपुलेशन मिलेगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट रीड करते हैं। मोर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट सेल्स विल इमर्ज फ्रॉम द डीएनए रिपेयर डेफिशिएंट कल्चर एंड ऑल वाइल्ड टाइप सेल्स विल बी सेंसिटिव। इसने बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन ली है कि जिनके अंदर म्यूटेशन लगातार हो रहा है वो तो सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनाएंगे, और जिनके अंदर नहीं हो रहा है वो बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। तो ऐसा एक्सट्रीम में नहीं होता है। हाँ, बस चांस हाई और कम है, बट ऐसा नहीं कि एक बिल्कुल कर ही रहा है और एक बिल्कुल कर ही नहीं रहा है। तो इस वजह से ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बी में लिखा है वाइल्ड टाइप सेल्स विल प्रोड्यूस मोर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पॉपुलेशन देन द डीएनए रिपेयर डेफिशिएंट सेल्स। ये गलत बात कर दी है कि जिनमें म्यूटेशन नहीं होता है, जिनमें म्यूटेशन नहीं होता है वो तो करेंगे, और जिनमें होता है उनमें बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये गलत हो जाएगा। फोर्थ में लिखा है द डीएनए रिपेयर डेफिशिएंट सेल्स वुड बी डेड एंड देयरफॉर विल नॉट प्रोड्यूस एनी रेजिस्टेंस पॉपुलेशन ऑफ द सेल। इसने कहा है कि जिसमें रिपेयर मैकेनिज्म है ही नहीं उन सबकी डेथ हो जाएगी। देखो सबकी डेथ नहीं होगी, क्योंकि म्यूटेशन भी दो टाइप के होते हैं, एडवांटेज वाले और डिसएडवांटेज वाले। मतलब ऐसा म्यूटेशन जिसकी होने की वजह से सर्वाइवल का जो रेट है वो बढ़ गया है, और एक ऐसा म्यूटेशन जिसके होने की वजह से सर्वाइवल का रेट घट गया है। तो हो सकता है इसमें अच्छे वाला म्यूटेशन हुआ हो जिस वजह से उसमें और नए कैरेक्टर आए हैं। तो इस स्टेटमेंट को भी हम गलत बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर हो गया है द थर्ड ऑप्शन। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नहीं अगर आया है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अपने आज के सबसे आखिरी वाले क्वेश्चन पर, जिसका आईडी है 28, और क्वेश्चन में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एसोसिएट विद क्रोमोसोम 15 मे कॉज प्रेडर-विली सिंड्रोम। इन चारों में से कौन सा कारण है प्रेडर-विली सिंड्रोम के होने का? मतलब इन चारों में से ऐसी कौन सी बात होगी जिसकी वजह से हमें ये प्रेडर-विली सिंड्रोम हो सकता है?
तो इस क्वेश्चन में जानने की बात यह है कि ये सिंड्रोम होता क्या है, तभी तो हम बता पाएंगे कि किसकी वजह से होता है। चलिए जानते हैं प्रेडर-विली सिंड्रोम होता क्या है। तो प्रेडर-विली सिंड्रोम को हम PWS भी बोल सकते हैं। ये एक बहुत ही रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि इसमें हमारे जीन क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं, that occur when genes on chromosome 15 are lost or malfunction। क्रोमोसोम नंबर 15 जो होता है उसके जीन या तो डिलीट हो गए हैं या तो काम नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो हमें प्रेडर-विली सिंड्रोम हो जाता है। अब यहाँ कुछ बातें मैं आपको बता देती हूँ। मानो मेरी बॉडी का ये एक सेल ले लिया है मैंने, ठीक है। इस सेल में मुझे पता है 46 क्रोमोसोम्स होंगे, लेकिन ये 46 क्रोमोसोम आए कहाँ से हैं? देखो, जहां से मैं बनी हूं वो था एक जाइगोट। जाइगोट बना है एग से और स्पर्म से। एग, माय मदर एग एंड माय फादर स्पर्म ने मिलकर के बनाया है ये जाइगोट। एग के अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और स्पर्म के अंदर भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 क्रोमोसोम होते हैं और 23 क्रोमोसोम होते हैं। जब दोनों का फ्यूजन हुआ तो 46 क्रोमोसोम मेरे पास आए हैं और फिर इस जाइगोट में सेल डिवीजन की वजह से ही मेरी बॉडी के सारे सेल मुझे मिले हैं। यानी कि ये सेल जो मैंने लिया है मेरी बॉडी से, ये भी जाइगोट से ही आया होगा। तो इसमें भी वही न्यूक्लियस या फिर वही क्रोमोसोम है जो मेरे जाइगोट में थे। यानी मेरे पास जो क्रोमोसोम आए हैं वो 23 मेरी मदर से आए हैं और 23 मेरे फादर से आए हैं। ऐसे ही जैसे देखो, जो फर्स्ट क्रोमोसोम होगा मेरे पास वो मेरी मदर से आया है और जो फर्स्ट क्रोमोसोम है वो मेरे फादर से आया है। ऐसे ही सेकंड क्रोमोसोम मेरी मदर से आया है और दूसरा इसका होमोलोगस सेकंड क्रोमोसोम मेरे फादर से आया है। ऐसे ही करते करते जो 15th क्रोमोसोम है वो मेरी मदर से आया है और 15th क्रोमोसोम का जो होमोलोगस है वो मेरे फादर से आया है, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन जो 15 क्रोमोसोम मेरी मदर से आया है उसमें इम्प्रिंटेड हो गया है। इम्प्रिंटेड हो गया है इसका मतलब है कि उसमें कुछ जीन पर मिथाइलेशन होता है, जिस वजह से वो जीन इनएक्टिव होते हैं ऑलवेज। ये कोई डिजीज कंडीशन नहीं है, नॉर्मली सबके अंदर ऐसा होता है कि हमारी मदर से जो 15th क्रोमोसोम आता है उसमें इम्प्रिंटेड हुआ रहता है, मतलब कि उसमें कुछ जीन इनएक्टिव होते हैं, उन पे मिथाइलेशन हुआ होता है, जिस वजह से वो किसी काम के नहीं है। मतलब वो कोई भी ट्रांसलेशन नहीं करेंगे क्योंकि वो मिथाइलेटेड है, ठीक है। लेकिन फादर से जो क्रोमोसोम आता है 15 वो बिल्कुल सही होता है। यहाँ पर जो जीन होते हैं वो बिल्कुल सही से काम कर रहे होते हैं और फिर यहीं पर ट्रांसलेशन होकर के प्रोटीन, एंजाइम जो भी बनना होता है बन जाता है और हम बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। मतलब ये जो कंडीशन है ना बिल्कुल नॉर्मल है कि मदर से जो 15th क्रोमोसोम आया है वो काम का नहीं है, फादर से जो आया है वो नॉर्मल है, तो हम नॉर्मल हैं। ये तो नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन क्या हो कि मदर से तो आ गया ऐसा क्रोमोसोम जो कि नेचुरल बात है, लेकिन फादर से 15 क्रोमोसोम आया ही नहीं, तो हमें हो जाता है प्रेडर-विली सिंड्रोम, क्योंकि मदर से जो आया है वो काम का नहीं है और फादर से नहीं आया है, या फिर आ गया है तो उसमें वो जीन नहीं है, या फिर आ गया है वो जीन भी है लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। मतलब ओवरऑल हमें 15th क्रोमोसोम पर जो जीन है उनका एब्सेंट हो गया है, मतलब वो काम नहीं कर रहे हैं या फिर है ही नहीं, तब होता है हमें प्रेडर-विली सिंड्रोम। ओके, तब होता है। तो यहाँ कई सारी कंडीशन बनती है, जैसे आप देख सकते हैं, मेजॉरिटी ऑफ प्रेडर-विली सिंड्रोम केस रिजल्ट फ्रॉम अ डिलीशन इन वन रीजन ऑफ द फादर्स क्रोमोसोम 15 दैट लीड्स टू अ लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल जीन। मतलब मोस्टली ये कब होती है, जब फादर से हमारे पास जो क्रोमोसोम नंबर 15 आता है उसमें कुछ जीन डिलीट हो गए हैं। The corresponding mother's gene on chromosome 15 are always inactive. मदर से जो 15th क्रोमोसोम आता है वो हमेशा इनएक्टिव होता है and thus cannot make up for the deletion of the father's chromosome 15. तो वो उस चीज को कोप अप नहीं कर सकता कि अगर फादर के डिलीट हो गए हैं तो मदर से आ जाएंगे, क्योंकि मदर का ऑलरेडी इनएक्टिव है, तब हमें हो जाता है प्रेडर-विली सिंड्रोम। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये कब कब होता है। तो इसका कॉज क्या है कि मदर से 15th क्रोमोसोम आया है लेकिन कैसा है, इम्प्रिंटेड है, और फादर से जो 15th क्रोमोसोम आया है उसमें वो पोर्शन है ही नहीं, डिलीटेड है, तो हो जाएगा प्रेडर-विली सिंड्रोम। ये जीन क्या है, डिलीट है, ठीक है।
एक ये केस हो सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि दोनों ही क्रोमोसोम मदर से आ गए हैं, कुछ भी ऐसी दिक्कत हुई है, नॉन डिसजंक्शन हुआ है एग की फॉर्मेशन के दौरान कि जो 15th क्रोमोसोम है वो दोनों मदर से आ गए हैं, यानी 15th क्रोमोसोम दोनों कहां से आए हैं? मदर से आ गए हैं। फादर से कोई क्रोमोसोम 15th नहीं आया है। अब हमें तो पता है कि मदर से जो आता है 15th क्रोमोसोम वो ऑलवेज इनएक्टिव है। अगेन यहाँ पर 15th क्रोमोसोम के जीन का एब्सेंस हो गया है, तो यहाँ पर भी हमें प्रेडर-विली सिंड्रोम हो सकता है। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? इसके लिए अलग से नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं मैटरनल यूनिपेरेंटल डायसोमी। मैटरनल मीन्स मदर, यूनिपेरेंटल मतलब एक ही पेरेंट से दोनों क्रोमोसोम आ गए हैं। अभी हमने पढ़ा है कि हाफ क्रोमोसोम फादर से आते हैं, हाफ क्रोमोसोम मदर से आते हैं, लेकिन एग की फॉर्मेशन के दौरान कुछ भी ऐसी दिक्कत हुई है जिसमें कि दोनों 15 क्रोमोसोम मदर से ही आ गए हैं। इसे बोलते हैं मैटरनल यूनिपेरेंटल डायसोमी। मैटरनल यानी मदर से एक ही पेरेंट को, कौन है? वो भी मदर है, और वहां से दोनों क्रोमोसोम आ गए हैं, तो भी हमें प्रेडर-विली सिंड्रोम हो सकता है। अगर मैं कहूं पैटर्नल यूनिपेरेंटल डायसोमी, तो क्या उससे भी प्रेडर-विली सिंड्रोम होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, पैटर्नल से जो आए हैं यानी फादर से जो दोनों आ गए हैं 15th, वो दोनों तो एक्टिव हैं, दोनों एक्टिव हैं यानी काम करेंगे अच्छे से, तो कंडीशन नॉर्मल होगी। तो पैटर्नल यूनिपेरेंटल डायसोमी अगर होगी तो प्रेडर-विली सिंड्रोम नहीं होगा। यदि मैटरनल यूनिपेरेंटल डायसोमी हो गई है तो प्रेडर-विली सिंड्रोम होगा। ठीक है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मतलब दोनों क्रोमोसोम जो हैं वो फादर से ही आ गए हैं बट माल फंक्शन मतलब डिलीटेड हैं, तो भी हो सकता है प्रेडर-विली सिंड्रोम। यानी इस तरीके से कि दोनों क्रोमोसोम आए तो फादर से ही हैं, लेकिन दोनों क्रोमोसोम में कुछ दिक्कत है, वो जीन दोनों में डिलीटेड हैं, तो भी हो सकता है प्रेडर-विली सिंड्रोम। लेकिन अगर ऐसा है तो ये तुमको बता के रखेगा कि दोनों क्रोमोसोम फादर से ही आए हैं बट दोनों में डिफेक्शन है, तो हम कहेंगे कि हाँ PWS हुआ है। लेकिन अगर ठीक ठाक है तो नहीं होगी ये डिसीज। ओके, तो आई होप यहां तक बातें समझ आ गई हैं। अब देख लेते हैं अपने ऑप्शन को। ठीक है, तो फर्स्ट में लिखा है पैटर्नल यूनिपेरेंटल डायसोमी हुई है, तो प्रेडर-विली सिंड्रोम नहीं होगा, क्योंकि अगर पेरेंट से दोनों क्रोमोसोम आए हैं और बताया भी नहीं है कि वो सही है गलत है, तो हम मान के चलेंगे सही है, पैटर्नल यूनिपेरेंटल डायसोमी है, तो यहाँ पर प्रेडर-विली सिंड्रोम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 15th क्रोमोसोम एक्टिव है, जीन एक्टिव है, प्रोटीन बना रहे हैं। ठीक है, तो ये डिजीज यहाँ नहीं होगी, तो ये आंसर हमारा नहीं है। बी में है मैटरनल यूनिपेरेंटल डायसोमी, दोनों क्रोमोसोम 15th क्रोमोसोम दोनों मदर से आ गए हैं, और मदर के क्रोमोसोम 15th कैसा होता है? इनएक्टिव होता है, तो यहां पर प्रेडर-विली सिंड्रोम होगा, PWS यहां होगा। ठीक है, देखिए सी में इम्प्रिंटिंग ऑफ 15q11 Q13 लोकस इन मैटरनल कॉपी। अभी हमने बात की है कि मदर का जो 15th क्रोमोसोम है उसमें इम्प्रिंटेड होती है। इम्प्रिंटेड कहाँ होती है? ये फैक्टर बिल्कुल सही दिया हुआ है कि जो क्यू आर्म होती है उसमें जो 15th क्यू आर्म है और 11q13 लोकस है उसमें इम्प्रिंटेड हुई है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन दिस इज नॉट द कॉज ऑफ प्रेडर-विली सिंड्रोम, क्योंकि ये तो होता ही है नॉर्मली। हाँ, अगर ये कंडीशन है और फादर का क्रोमोसोम भी ठीक नहीं है तो होता है प्रेडर-विली सिंड्रोम। ये कंडीशन तो बिल्कुल नॉर्मल है, ये सबके अंदर है, मतलब तुम्हारे अंदर जो क्रोमोसोम है वो भी ऐसा ही है, मेरे अंदर भी ऐसा ही है, बट दिस इज नॉट द प्रेडर-विली सिंड्रोम कॉज। हाँ, अगर ये होकर के साथ में दे कि फादर का जो क्रोमोसोम है वो भी डिलीटेड है, तो हम कह सकते हैं कि प्रेडर-विली सिंड्रोम होगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। इम्प्रिंटिंग होती है इस लोकस की, ये वैसे ही गलत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर हो गया है द बी ऑप्शन। क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, अभी भी अगर लगता है आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो 6 क्वेश्चन करवाऊंगी। जब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देख लें, इन क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें, फिर आगे करेंगे पार्ट सी के क्वेश्चन को। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।